गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं कृष्णा गुप्ता एक बार फिर से अपने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग मैं आपके बीच वेक्टर का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। आपने मुझे पहले वीडियो पे काफ़ी अच्छा सजेशन दिया, लाइक दिया, सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे आपको किसी तरह का शिकायत का मौका नहीं। आज हम शुरू करने वाले हैं कल ही के वेक्टर का। कल तक हमने पढ़ा मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेक्टर, हिस्ट्री ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर एंड ट्रायंगल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन और उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बार बार वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्यों लिखा जा रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट सुनेंगे। एक्चुअली बात ये है हमारे बीच कि वेक्टर अलजेब्रा और स्केलर अलजेब्रा दो अलग चीजें हैं। बचपन से जो हम पढ़ते आ रहे हैं दैट इज स्केलर अलजेब्रा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को से काम करना होता है। लेकिन अभी हम यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा शुरू कर रहे हैं और हम वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ट्रायंगल मेथड देखा एडिशन का, जिसमें हमने देखा मैग्नीट्यूड भी निकाल रहे हैं हम और डायरेक्शन भी निकाल रहे हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम स्केलर अलजेब्रा। लेकिन एक बात और समझेंगे कि बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज भी हैं जिसमें डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। ऐसे में हमारा एक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट में आप देखेंगे तो उसमें दिशा भी है यानी डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड यानी परिमाण भी है। उसके बावजूद भी वह एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। उसके पीछे वजह यही है कि ये जो हम वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, इसके रूल को इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता। तो अब ये हम पढ़ेंगे कि आखिर ये वेक्टर अलजेब्रा है क्या चीज और कैसे इसका एडिशन होता है और कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। तो कल हमने एडिशन के बारे में पढ़ाया था कि जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो पहले हेड को रखेंगे, फिर उस पर टेल को रखेंगे, उसके बाद हम ट्रायंगल मेथड को पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेललोग्राम लॉ यानी पैरेललोग्राम ऑफ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कल हम पढ़े थे ट्रायंगल लॉ। क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ? कहता है कि इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स का मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। मतलब ये रहा कि अगर किसी दो अशून्य वेक्टर को समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करें, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय इट्स डायगोनल। तो जो उनका परिमाण होगा, जो उनका परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, वो उनके डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दोनों वेक्टर्स जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से पास करते हुए उनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि परिणामी होगा। अब हम फिर से कह रहे हैं, क्या हमने कहा कि when two non-zero vectors are represented by the two adjacent side of a parallelogram, then the resultant of the two vectors will be represented by the diagonal of the parallelogram passing through the intersection point of both vector। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे देखेंगे और कैसे इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे, यानी परिमाण और दिशा निकालेंगे, ये हम देखते हैं। अभी हमने कहा कि हम दो वेक्टर को लेते हैं
हमने दो वेक्टर को लिया और समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड से इसको रिप्रेजेंट कर दिया, और पहला है ये A और दूसरा वेक्टर है ये B। तो अगर इसको पैरेललोग्राम थोड़ा इसको हम बना दें, तो हमने कहा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर, यहां से इनका रिजल्टेंट पास होगा यानी परिणामी पास होगा, ये रहा। यहां से इनका रिजल्टेंट यानी कैपिटल R विल बी गिवन एज वेक्टर A प्लस वेक्टर B विल बी पास थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बोथ वेक्टर। अब अगर इस एंगल को हम मान लेते हैं कुछ भी, मान ले बीटा, क्या मान ले बाबू, बीटा। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, हम इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना चाहते हैं। तो यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस परपेंडिकुलर का कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दिया हमने N, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया O, और यहाँ पे देखेंगे O, A, N, C और B, ये सारा नाम हमने नॉमेनक्लेचर कर दिया, इससे हमें कैलकुलेशन में इजी। इस एंगल को हमने जो परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ किया है, इसको हम मान रहे हैं थीटा, ये बीटा। अब ध्यान से देखेंगे तो इस रिजल्टेंट R का जो डायरेक्शन डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा बाबू, बीटा। और ये थीटा है हमारा जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, इस ट्रायंगल में एंगल बनना, यानी हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं रिजल्टेंट R का मैग्नीट्यूड और साथ साथ इस बीटा की वैल्यू कि वो वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर A से कितना एंगल बना रहा है रिजल्टेंट, जिससे हम उसके डायरेक्शन की बात कर सकें। अब इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में हम पहले बात करेंगे। मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OAC में, ट्रायंगल OAC में देखिए ये वेक्टर B है, तो ये क्या होगा बाबू, वेक्टर B। अब पहले ये देख लें कि ट्रायंगल ANC में, ट्रायंगल ANC में अगर हम cos थीटा निकालें तो cos थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AN अपॉन हाइपोटेनस AC, और यहां से AN की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा बाबू क्या, AC cos थीटा। अब ये AC cos थीटा, अब AC क्या रहा, ये रहा AC और ये है वेक्टर B यानी B cos थीटा। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं अभी, तो AN की वैल्यू हो गई, AN की वैल्यू हो गई B cos थीटा। इसी तरह अगर यहाँ हम sin थीटा निकालेंगे तो sin थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर CN अपॉन हाइपोटेनस AC, और यहाँ से CN की वैल्यू निकालेंगे तो AC इज B sin थीटा, यानी ये हमारा हो गया B sin थीटा। समझेंगे, ये हो गया बाबू B sin थीटा। ना इस ट्रायंगल में हम देखें कि ONC में, तो ये लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ONC। देखो बाबू ONC में क्या है, ONC में हम देख सकते हैं इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ क्या है बाबू 90 डिग्री, तो वी कैन राइट हियर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर यानी OC बराबर, ये देखो आधार है, आधार क्या है बाबू ON स्क्वायर प्लस लंब क्या है बाबू CN स्क्वायर। नाउ हियर OC square is equal to ON plus CN. Now base ON can be written as OA plus AN. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, OA plus AN और here whole square और plus CN square। ये देखो तो जरा OC क्या है, ये है हमारा मॉडुलस R, यानी कि वेक्टर R के हम मॉड की बात कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू क्या है, A है, तो इसको लिख सकते हैं A, और AN की वैल्यू क्या है B cos थीटा,
बी कॉस थीटा का स्क्वायर, और सी एन की वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ हमने सी एन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, यहाँ हमने ए एन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, वहां से हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं जरा देखें। अब आगे इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन है, इसको हम थोड़ा सा एक चीज ध्यान देंगे, अभी हम इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे बीटा है रिजल्टेंट आर की वैल्यू, हमको ये निकालना है फिर भी, लेकिन हम फिर इसको यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ध्यान देंगे। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और पहले से यहाँ क्या है बाबू, प्लस है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। यानी हम ये लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ से मैग्नीट्यूड आर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बाबू, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कॉस थीटा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। इसका मतलब कि पैरेललोग्राम मेथड से जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो एट दैट टाइम जो मैग्नीट्यूड आएगा हमारा वो होगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी परिमाण की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालना चाह रहे हैं डायरेक्शन की वैल्यू। डायरेक्शन की वैल्यू कैसे निकालेंगे बाबू, तो डायरेक्शन हमारा है यहाँ पे बीटा, हमको यहाँ से साफ दिख रहा है, कल हम ट्राइंगल वाले में बताए थे कि जैसे जैसे बीटा की वैल्यू बदलेगी आर की वैल्यू बदलती जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम tan बीटा निकाल लें, tan बीटा इज इक्वल टू इस ट्राइंगल में tan बीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर CN और अपॉन परपेंडिकुलर बेस ON। अब ON ये CN ऐसे एज यूजुअल लिख दिए, ON को लिख सकते हैं OA प्लस AN। अब इसको लिखा जा सकता है बाबू, क्या ध्यान देंगे, इसको लिखा जा सकता है tan बीटा इज इक्वल टू CN की वैल्यू क्या हमने कैलकुलेट की है, बी साइन थीटा, और OA की वैल्यू है A और प्लस AN की वैल्यू है B cos थीटा। यहाँ से हम बीटा निकालेंगे तो जब भी tan बीटा होगा तो tan उधर जाता है तो ये हो जाता है tan इनवर्स, ये हो जाएगा बाबू B साइन थीटा और अपॉन A प्लस B cos थीटा। ये हो गया हमारा उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन जो दो वेक्टर को ऐड करने पर पैरेललोग्राम मेथड से मिलता है। अब हम इसी दोनों केस के स्पेशल केस को डील करेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना। अब हम बात करें इस स्पेशल केस के बारे में, हमारे पास दो बातें साफ जाहिर हो गई कि दो बातें हमारे पास साफ जाहिर है कि दो किसी भी पैरेललोग्राम मेथड से जब हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं तो उस केस में हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और उस केस में tan बीटा यानी डायरेक्शन की वैल्यू आती है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये वैल्यू हमारे पास, दो बातें हमारे पास हमने कंक्लूड किया। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस को हम डील कर रहे हैं। स्पेशल केसेस को ध्यान से समझेंगे, ये न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट होगा। यहाँ पे केस 1, स्पेशल केस क्या है बाबू, केस 1 है कि अगर थीटा की वैल्यू क्या हो जाए 0। ध्यान देंगे थीटा क्या था बाबू, थीटा ये था कि हमारा दोनों वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर A हुआ करता था और ये वेक्टर B,
इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था थीटा, यानी कहने का मतलब ये है कि जब दो एंगल, ध्यान देंगे हमने क्या कहा कि जब दो एंगल की बात कर रहे हैं हम कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जीरो हो जाए। जीरो होने का मतलब क्या है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव, दोनों एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं। ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो उस केस में ये वेक्टर बी विल बी एक्ट अलोंग वेक्टर ए। उस केस में थीटा जीरो, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ हो जाएगा रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos थीटा के जगह पर हम लिख देंगे cos जीरो, और cos जीरो की वैल्यू होती है 1, और इसको लिखा जा सकता है तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम ये जानते हैं कि इट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहाँ से r की वैल्यू निकलेंगे तो a प्लस बी, और बाबू ये जो r निकला यहाँ पर, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। यानी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐड करने पर, परिमाण को ऐड करने पर मैक्सिमम रिजल्टेंट मिलेगा हमको। और वो कब होगा, जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे, विल मूव अलोंग ए सेम डायरेक्शन, विल वर्क अलोंग अ सेम डायरेक्शन, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 0। अब दूसरे केस को डील करने हैं। दूसरे केस को डील करने के लिए जरा देखें, दूसरा केस हमने माना कि लेट थीटा इज इक्वल टू केस 2, थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। तो उस केस में 180 डिग्री का मतलब एक थीटा इधर काम, ये इधर काम करेगा एक वेक्टर इधर, इन दोनों के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। तो उस केस में r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ cos 180 क्या हो जाएगा, cos 180। अब cos 180 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है -1, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस, देखो यहाँ -1 होगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 2ab। जरा देखेंगे कैसे, तो cos 180 बराबर क्या हो जाएगा, ये लिख सकते हैं cos 90 प्लस 90, और ये cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा की वैल्यू हो गई -1, तो यहाँ पे ये रख दी। यानी r की वैल्यू हो गई अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इस केस में r की वैल्यू जब ऐसी होगी तो r मिनिमम होगा, क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, और ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सबट्रैक्शन के बराबर होगा, घटाव के बराबर होगा, और इस केस में r का न्यूनतम मान आएगा, मिनिमम वैल्यू आएगी। अब इस केस में जरा ध्यान देंगे, अगली बात हम कर रहे हैं कि अगर इन दोनों के बीच का डायरेक्शन 90 डिग्री हो जाए, अगर ये दोनों एक दूसरे पे 90 डिग्री का काम करें, तब क्या होगा बाबू, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए 90 डिग्री। केस थर्ड हो गया, थीटा की वैल्यू हो जाए 90, तो उस केस में r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 90, और cos 90 सबको पता होगा कि ये वैल्यू क्या होगी बाबू, 0। अब 0 होगी तो ये पूरा 0 कर देगा, तो r की इस केस में वैल्यू होगी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली। अब सर आपने ये बता दिया कि सर दो वेक्टर को आप जोड़ेंगे तो ट्रायंगल मेथड से जोड़ेंगे, दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो पैरेललोग्राम मेथड से जोड़ेंगे, मोर देन 2 वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, तो मोर देन 2 वेक्टर को जोड़ने के लिए हमारे पास एक अलग व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं पॉलीगन मेथड। क्या कहते हैं बाबू, पॉलीगन मेथड। तो चलिए देखते हैं, अगला जो प्रोसेस होगा हमारे पास वो होगा पॉलीगन मेथड। ध्यान से सुनेंगे, ये सारी बातें आपके न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट होने जा रही है।
नाउ वेक्टर एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स, यानी 2 से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अब हम बात करेंगे पॉलीगन मेथड की। अब तक हमने बात की पैरेललोग्राम मेथड्स के सारे केसेस देखे, ट्रायंगल मेथड पढ़ा, अब मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए पॉलीगन मेथड। अब सपोज दैट कि हम एक ऐसे रिजल्टेंट की तलाश में हैं जिसमें मोर देन 2 वेक्टर्स इन्वॉल्व है, यानी ए बी सी डी और ई, ये सारे वेक्टर का सम निकालना है हमको। तो कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। सबसे पहले एक वेक्टर का ड्रॉ करते हैं, फिर उसके हेड पर दूसरे वेक्टर के टेल को ड्रॉ करते हैं, यानी सपोज इट इज बी। तो इन दोनों के बीच की जो क्लोजेस्ट लाइन होती है, वेक्टर होता है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट बताता है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी तरह से अब हमको ए बी के बाद अगला वेक्टर इसमें क्या ऐड करना है बाबू, सी। तो ये अपने आप में इंडिविजुअल एक वेक्टर का काम कर रहा है, ए प्लस बी। तो अब इस पे हम सी वेक्टर के टेल को रख दिए, तो ये जो लाइन होगी इन दोनों के बीच, ये जो लाइन होगी इन दोनों के बीच, ये डिनोट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। अब ये इंडिविजुअल एक वेक्टर की तरह काम कर रहा है। अब इस पे डी ऐड करना है हमको, देखो ए बी सी हो गया, अब अगला टिकट ऐड करना है, डी ऐड करना है, तो इसके डी के टेल को रखेंगे। अब ये जो क्लोजेस्ट लाइन होगी इन दोनों के बीच की, ये डिनोट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। अब ये एक वेक्टर इंडिविजुअल वेक्टर की काम कर रहा है। इसी तरह अब इसमें क्या ऐड करना है बाबू, ई। अब इसके हेड पर वेक्टर ई के टेल को रखेंगे, और इस तरह से ये जो डिनोट करेगा, ये लोग क्लोजेस्ट लाइन डिनोट करेगी, ये डिनोट करेगी क्या, तो ये डिनोट करेगी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी और प्लस वेक्टर ई। इस तरह से मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास क्या व्यवस्था हुई, पॉलीगन मेथड। यानी कि पॉलीगन मेथड से हम 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। अब इस वेक्टर एडिशन को समराइज करके हमारे पास 3 रिजल्ट हैं। इस 3 रिजल्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि आखिर वेक्टर के समराइज करने के बाद, वेक्टर के एडिशन को समराइज करने के बाद हमें क्या आउटपुट मिला, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास 3 रिजल्ट, पहला ये रिजल्ट है कि रिजल्टेंट ऑफ 2 unequal vector, resultant of 2 unequal vector can't be 0, यानी cannot be 0। रिजल्टेंट ऑफ 2 unequal vector कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों 0 नहीं हो सकता भाई, तो अभी हमने देखा कि रिजल्टेंट की वैल्यू 0 किस केस में होगी। तो सबसे मिनिमम केस क्या था कि आर मिन की वैल्यू अभी हमने निकाला a माइनस बी। तो अब ये सी बात है कि जब इनका मैग्नीट्यूड 2 केसेस में होगा, या तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो, और या तो इनका डायरेक्शन, ये दोनों होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए और डायरेक्शन कैसा होना चाहिए बाबू, अपोजिट होना चाहिए। तो जब डायरेक्शन अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, उस केस में ये आर मिन की वैल्यू 0 होगी। अदरवाइज कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें ये आर यानी रिजल्टेंट की वैल्यू 0 हो सके। यानी क्या क्या कंडीशन है, इक्वल होना चाहिए, साथ साथ में अपोजिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ हमने क्या कंसिडरेशन लिया, अनइक्वल वेक्टर। तो जब अनइक्वल वेक्टर होगा, उनका रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा। अब दूसरी बातें हम क्या सीखने को मिला, ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात ये है कि रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर्स, ये कभी कैसे वेक्टर बाबू, रिजल्टेंट ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन में लाई न कर। अब देखिए दूसरा रिजल्ट कि रिजल्टेंट ऑफ 3
नॉन कोप्लेनर वेक्टर कांट बी जीरो। अब देखें, हमारे पास तीन वेक्टर हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, और ये तीसरा वेक्टर। ये इस वेक्टर को हमने कोई मान लिया ए, इस वेक्टर को मान लिया बी, और इस वेक्टर को मान लिया सी। अभी हम सी को भूल जाते हैं। हमारे पास क्या कंडीशन है? हमारे पास कंडीशन है कि r की वैल्यू जीरो तभी होगी, r विल बी जीरो इफ एंड ओनली इफ। क्या कंडीशन होगा बाबू? फर्स्ट ऑफ ऑल कि टू वेक्टर्स मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए, एंड अपोजिट इन इसमें डायरेक्शन। ये कंडीशन है r को जीरो होने के लिए। अब हमारे पास ये तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं, और कल हमने बताया था कि कोई दो फ्री वेक्टर हमेशा कोप्लेनर हो ही जाएंगे किसी भी कीमत पर। कल हम एग्जाम्पल दे रहे थे कि अगर हम इस दो वेक्टर को ले रहे हैं, सपोज ये दो वेक्टर हम ले रहे हैं, इस दो वेक्टर को देखें तो ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। अब इस दो वेक्टर को ले रहे हैं, इस दो प्लेन को देखो तो ये एक प्लेन में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये दो इंडिपेंडेंटली फ्री वेक्टर कभी ना कभी किसी न किसी प्लेन में लाई करेंगे ही करेंगे। तो अब अगर हम इन दोनों की बात करें, सिर्फ इन दोनों की, तो ये ए और बी अगर एनी हाउ यहां पर एक प्लेन में लाई कर भी जाए, अगर ए और बी एनी हाउ एक प्लेन में लाई कर भी जाए, और r की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू जो मॉड ऑफ a प्लस बी हो, अगर वो c के बराबर हो भी जाए, सपोज अगर हो भी जाता है, तो c की वैल्यू कभी भी c कैन नॉट बी अपोजिट टू r, यानी r के कभी अपोजिट नहीं हो सकता। और अगर अपोजिट इन डायरेक्शन नहीं होगी तो कभी भी r की वैल्यू जीरो नहीं होगी। कल हम केस बताए थे, थीटा इज इक्वल टू 180 होगा तो r की वैल्यू मिनिमम होगी, और वो होगा a माइनस बी के, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जब होगा तभी वो जीरो होगा। तो a और b का रिजल्टेंट अगर एक प्लेन में लाई भी करता है, और अगर r की वैल्यू c के बराबर हो भी जाती है, तब भी ये जीरो नहीं होगा। इसके पीछे वजह ये है कि ये c कभी भी r के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों है नॉन कोप्लेनर वेक्टर। अब इसी के जस्ट अपोजिट तीसरा रिजल्ट ये है। अब ये तो समझ में आ गया, तो तीसरा रिजल्ट जस्ट इसका उल्टा, कि रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर, क्या कह दिए? रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर कैन बी जीरो और मे बी जीरो, मे और मे नॉट बी जीरो। इसका मतलब कि रिजल्टेंट ऑफ थ्री कोप्लेनर वेक्टर जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डिपेंड करेगा तीनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, यानी मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ बी कितना है, मॉड ऑफ सी कितना है, तीनों का कैलकुलेशन करें तो हो सकता है कि इन दोनों की मैग्नीट्यूड, इन दोनों का रिजल्ट ऐसा आए कि इसके बराबर हो जाए। तो अब ये दोनों इनका रिजल्टेंट, और अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि कोप्लेनर है तो अपोजिट हो सकते हैं, तो उस केस में रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। ये तीन रिजल्ट है। अब यहां तक की रही बात वेक्टर एडिशन की। अब हम सीखेंगे, जैसा हम ये देख रहे हैं कि हम लर्न कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ रहे हैं बाबू? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में वेक्टर एडिशन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बाद
हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक वेक्टर एडिशन पे और एक वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे। उसके बाद आज का लेक्चर यही खत्म करेंगे। तो अभी चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स हम रिलेट करेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के साथ। हम एडिशन में क्या पढ़े थे बाबू, और सब्ट्रैक्शन में ध्यान से समझना है और बहुत ही आसान है ये काफी। एडिशन में हम पढ़े थे कि एडिशन में दो वेक्टर का ऐड कर दीजिए, ऐसे आप सिंपल r इज इक्वल टू। सब्ट्रैक्शन में क्या है कि ये भी एक तरह का एडिशन है, लेकिन इसको हम ऐड करेंगे क्या पे, a प्लस ऑफ माइनस बी। देखो तो a प्लस ऑफ माइनस बी जब करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इट मीन्स दैट सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग, इट इज एक्चुअली द समेशन ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट वन इज a and the second one is vector opposite to the vector b, यानी वेक्टर v के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने वाला माइनस वेक्टर v, इन दोनों का समेशन ही कहलाता है a माइनस b। अब ये दोनों तरीके से, यानी सब्ट्रैक्शन एडिशन हमने दो तरह से सीखा था बाबू, एक सीखा था ट्रायंगल मेथड से और दूसरा सीखा था पैरेललोग्राम मेथड से। अब इसी तरह हम सब्ट्रैक्शन को भी सीखेंगे, यानी सब्ट्रैक्शन को भी हम दो तरीके से सीखेंगे, जरा समझेंगे ध्यान से। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हम दो बातें बोलेंगे। पहले तो ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आप वेक्टर ए को ड्रॉ करिए और इसके हेड पर वेक्टर आर के रिजल्टेंट के टेल को रखिए। अभी ये पूरी बात सही नहीं है, बस हम अरेंजमेंट बता रहे हैं। वेक्टर ए के हेड को ड्रॉ करिए, वेक्टर आर के टेल को रखिए, और ये जो क्लोजेस्ट लाइन होगी, ये जो क्लोजेस्ट लाइन होगी, या इसको ऐसे रखिए आप, वेक्टर बी यहाँ लीजिए, तो ये जो होगा वो ए होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, यानी वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर आर प्लस वेक्टर बी। अब हम जब यहाँ आर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब समझना ध्यान से, ये देखो क्या हो गया, R जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट है, वो एक्चुअली कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंटेड है, यानी वेक्टर बी के हेड पर। अब हम एक बात और यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि जब आप सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर बाय ट्रायंगल मेथड से कर रहे हैं तो दोनों वेक्टर का ओरिजिनेशन एक ही पॉइंट से होना चाहिए। अब इसी बात को फिर से ट्विस्ट कर रहे हैं हमने कहा कि एक वेक्टर ए बी को ड्रॉ किया और यहीं से ओरिजिनेट किया हुआ दूसरा वेक्टर ए ड्रॉ किया, तो ये जो तीसरी लाइन होगी बाबू, ये है वेक्टर बी, ये जो तीसरी लाइन होगी यानी वेक्टर बी के हेड पर जो वेक्टर होगा वो एक्चुअली आर रिप्रेजेंट करेगा और ये होगा ए माइनस बी। यानी आपको जब भी दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है तो आप दोनों वेक्टर को एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट कराइए और फिर वेक्टर बी के हेड को और वेक्टर ए के हेड को मिलाने वाला जो शॉर्टेस्ट वेक्टर होगा, दैट विल बी नोन एज द रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ वेक्टर, दैट इज आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब इसी को हम पैरेललोग्राम मेथड से कैसे ऐड करेंगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे ध्यान से। पैरेललोग्राम मेथड में बेहद आसान। पैरेललोग्राम मेथड में जब हम एडिशन कर रहे थे तो एडिशन में हमने कहा था कि व्हेन वी रिप्रेजेंट द टू वेक्टर ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम, जब हम किसी दो वेक्टर यानी सदिश को किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं जिनके बीच का एंगल थीटा होता है, तो इनके बीच का जो डायगोनल होगा
जो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास करेगा, ये दोनों के सम को बताता है। अब देखो ये आपका हो गया आर सम। अब इसी को, ये वेक्टर बी रहा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत ही शानदार, देखना ध्यान से, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बाबू ये है वेक्टर बी, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी। जैसे आर सम रिप्रेजेंट किया, ऑब्वियस सी बात है ये भी आर सम ही रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन ये बनेगा, देखो तो आर सम बराबर आर डिफरेंस, या ऐसे देखो आर डिफरेंस इज इक्वल टू आर सम ऑफ किसका किसका, वेक्टर ए एंड प्लस ऑफ माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब ये कुछ और नहीं है, ये वेक्टर आर ही है, लेकिन किसका किसका, ए और माइनस बी को ऐड करके। और ये हम देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज, ये दिख रहा है ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब कि ये जो लाइन होगी वो आर डिफरेंस होगा। और इस तरह से हम पैरेललोग्राम मेथड से सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं और पैरेललोग्राम मेथड से एडिशन भी कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों हमने दो मेथड से सीखा। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों दो मेथड से, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल मेथड से और दूसरा पैरेललोग्राम मेथड से। अब सर आपने ये बातें बता दी कि जब भी ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट होगा, उसका कुछ डायरेक्शन होगा, तो सर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, उसका एडिशन, उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो देखते हैं अब रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स व्हेन दे आर सब्ट्रैक्टेड। अब ये देखो फ्रॉम ईच अदर, ये जब ऐसे करेंगे तो देखना ध्यान से, ये रहा वेक्टर बी, ये रहा वेक्टर ए, और अभी अभी आपने कहा है कि सर इसके बीच का एंगल, पिछले वाले चैप्टर में, पिछले वाले लेक्चर में इसके बीच का एंगल क्या ले रहे थे, थीटा। और ये जो आर है, ये जो आर है बाबू, ये बता रहा है आर सम, और ये बता रहा है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अच्छा बताओ, अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा बाबू, 180 माइनस थीटा। और यहाँ पे इनका भी एक रिजल्टेंट होगा, तो इस रिजल्टेंट आर सम का डायरेक्शन आप अल्फा 1 मानिए, और आर डिफरेंस का रिजल्टेंट आप मानिए अल्फा 2। ध्यान देंगे ये बात, ये है अल्फा 2, ये अल्फा 1, और ये पूरा एंगल है थीटा, और ये पूरा एंगल है 180 माइनस थीटा। तो अब इसको अगर हम मिलाएं, इसको अगर हम मिलाते हैं, ऐसे पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो जरा देखना, जैसे वेक्टर एडिशन फॉलो हो रहा था वैसे ही वेक्टर सब्ट्रैक्शन। हम वेक्टर एडिशन में आर की वैल्यू निकाले थे, क्या निकाले थे बाबू, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या थोड़ा सा और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे तो आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस बी, वो निकला हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हमको क्योंकि निकालना है सब्ट्रैक्शन, दिस इज वेक्टर माइनस वेक्टर बी, तो अगर हम आर डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं तो हम ये लिखेंगे कि मॉड ऑफ ए प्लस माइनस मॉड ऑफ बी। अब देखना ध्यान से, ये मॉड ऑफ ए प्लस माइनस वेक्टर बी, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बाबू ये क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा का जगह पे हमारे पास किस वेक्टर ए, ध्यान देना, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा, तो यहाँ हो जाएगा cos 180 माइनस थीटा। अब आर डिफरेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो तो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा ये होता है cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं
कि दिस इज 2ab cos थीटा। इसका मतलब कि r डिफरेंस की जो वैल्यू होगी इट इज जस्ट लाइक r समेशन, बस अंतर क्या होगा कि उसमें यहाँ प्लस हुआ करता था और यहाँ पे क्या है बाबू, माइनस हुआ करता है। ठीक, अब इसी तरह कोई पूछे कि सर एक बात बताइए, अब यहाँ पे r डिफरेंस का डायरेक्शन, तो ठीक उसी तरह जैसे r सम का डायरेक्शन हमारे पास क्या था बताओ, तो r सम का डायरेक्शन अगर हम ये कह दें कि डायरेक्शन ऑफ r सम का डायरेक्शन यानी अल्फा 1 की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, ये होती थी b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। उसी तरह यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या हो जाएगी बाबू, 180 माइनस थीटा। तो अब अल्फा के जगह पे यहाँ क्या है बाबू, अल्फा 2। तो हम ये लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ आर डिफरेंस, ये क्या था, डायरेक्शन ऑफ आर सम, उसी तरह डायरेक्शन ऑफ आर डिफरेंस अल्फा 2 निकालेंगे, ये हो जाएगा b साइन 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा। अब ये देखो साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये साइन थीटा हो जाएगा। तो अल्फा 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बाबू b साइन थीटा और अपॉन यहाँ हो जाएगा a प्लस और cos 180 माइनस थीटा माइनस होता है, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर a माइनस b cos थीटा, यानी अल्फा 2 इज नथिंग इट, सॉरी एक सेकेंड यहाँ देखेंगे, ये अल्फा 1 की बात नहीं हम कर रहे हैं, यहाँ tan अल्फा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम tan अल्फा 2 की बात कर रहे हैं। तो ये tan अल्फा 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दोनों के एक्सप्रेशन लगभग एक जैसे। रीजन क्या है कि ये दोनों एक तरह से एडिशन ही है, लेकिन पहला है वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन, दूसरा है वेक्टर ए और प्लस और माइनस वेक्टर बी का एडिशन। तो यहाँ पे जैसे r का मैग्नीट्यूड निकाला हमने, r समीशन का मैग्नीट्यूड प्लस 2ab और r डिफरेंस का मैग्नीट्यूड माइनस 2ab। इसी तरह r सम का tan अल्फा निकाला गया था तो प्लस a प्लस b cos थीटा। इसी तरह डायरेक्शन ऑफ r डिफरेंस निकालना था तो b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा। अब स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं ना। अब हम जो बात करने वाले हैं, क्या क्या आपने बात कर लिया वेक्टर अलजेब्रा में। वेक्टर अलजेब्रा में हमने एडिशन की बात कर ली, सब्ट्रैक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे दो न्यूमेरिकल की जो प्रीवियस ईयर CPMT में लगातार 2 साल पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल और दूसरा न्यूमेरिकल एक बार पूछा गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा समझेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और जितने भी रैन के केसेस हैं, जितने अम्ब्रेला के केसेस हैं, जितने रिवर के केसेस हैं, यानी रिवर में वेक्टर कैसे यूज होता है, बारिश में अम्ब्रेला के केस में कैसे वेक्टर यूज होता है। तो जहाँ जहाँ से न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में, IIT मेंस में पूछते हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो अभी फिलहाल इन दोनों कॉन्सेप्ट्स पे हम 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स now. The question is that the resultant of the 2 vectors a and b is perpendicular to vector a.
ध्यान देंगे, रिजल्टेंट कह रहा है परपेंडिकुलर है एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द, यानी आर की जो मैग्नीट्यूड है बाबू वो वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का हाफ ये दे जाए, यानी रिजल्टेंट आर की जो वैल्यू है वो b/2 के बराबर है। और कह रहा था एंगल बिटवीन ए एंड बी, कह रहा रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, यानी अल्फा की वैल्यू ये भाई साहब दे रखे हैं 90 डिग्री और आर की वैल्यू है क्या, आर की वैल्यू है b/2। तो अब हमारे पास हम ये जानते हैं, ये एंगल पूछा है दोनों वेक्टर के बीच, यानी थीटा की वैल्यू पूछा है। यहाँ क्या पूछ रहा है बाबू, थीटा की वैल्यू। तो हम आर की वैल्यू जानते हैं, क्या जानते हैं, तो a² + b² + 2ab और ये हो गया cos थीटा। अब ये वैल्यू दे रखा है इन्होंने b/2, ये हो जाएगा इक्वल टू a² + b² + 2ab और cos थीटा, ये इक्वेशन 1। अब देखेंगे, अब tan अल्फा यानी tan अल्फा और अल्फा की वैल्यू दिया है 90, tan अल्फा बराबर क्या होता है बाबू, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। अब हमको थीटा ये निकालना है। अब 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, क्या होती है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/0, ये बराबर हो जाएगा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। क्यों ऐसा लिख दिए, यहाँ देखिए कॉर्नर में लिख रहे हैं tan 90 बराबर होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब 1/0, इनफाइनाइट का मतलब होता है बाबू 1/0 ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा a + b cos थीटा बराबर 0। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -a/b। अब इस cos थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जब cos थीटा की वैल्यू वहां पे पुट करेंगे, ध्यान देंगे इधर, cos थीटा की जब वैल्यू वहां पे हम पुट करते हैं तो r की वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, r की वैल्यू हो जाएगी a² + b² + 2ab और cos थीटा के जगह पे लिख सकते हैं -a/b। यहाँ से b कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा -2a², ये हो गया a² + b² -2a²। और ये देख रहे हो ये r की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे b/2। अब देखिए, अब ये b/2 इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, a² + b² -2a, माइनस यहाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ हमको। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पहले कर देते हैं हम, दोनों तरफ यहाँ क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा b²/4, ये हो जाएगा a² + b² -2a²। ये रूट का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके आएगा a इज इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3, या ऐसे देख सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा b²/4 बराबर, ये हो जाएगा b² और a² में से 2a² जाएगा तो -a²। अब ये इधर आएगा, b² उधर जाएगा, तो ये नेक्स्ट टर्म हो सकता है, आगे क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं b²/4, या इसको ऐसे लिखिए a² बराबर b² -b²/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 3b²/4 बराबर a²। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2 इंटू b। a की वैल्यू क्या हो गई बाबू, √3/b इंटू b। अब cos थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाला था, cos थीटा की वैल्यू थी -a/b। अब a के जगह पे क्या लिख सकते हैं, -√3/2
और यहाँ पे हो जाएगा b और अपॉन में है b, b कैंसिल आउट, ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 और ये वैल्यू √3/2 cos 150 डिग्री की होती है, यानी इसको लिख सकते हैं cos 150 डिग्री। इसका मतलब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है वो कितना है 150, यानी आपका आंसर हो जाएगा ये। इस तरह देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन इजी नहीं है, बस ट्रैक पकड़ के रखना है, ट्रैक नहीं छोड़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, बस थोड़ा सा जनरलाइज किया गया है, दिमाग को लगाएंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है वो सीपीएमटी में लगातार 2 बार पूछा गया है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले आप ना। अगला क्वेश्चन, कह रहा है इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन है इफ द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर now if the sum of 2 unit vectors, ध्यान देंगे, sum of 2 unit vectors is a unit vector, where the sum of 2 units vector is a unit vector, then the magnitude of difference is, चलो मान लेते हैं कि 2 यूनिट वेक्टर है, मान ले पहला n1, तो चलो मान लेते हैं लेट, साथ साथ लिखते रहेंगे n1 एंड n2 भी 2 यूनिट वेक्टर, मान ले n1 और n2 2 यूनिट वेक्टर है। अब n1 और n2 2 यूनिट वेक्टर है, तो इनका जो सम है यानी ns वो इन दोनों के सम के बराबर है, यानी n1 प्लस n2 के। अब इनका मैग्नीट्यूड यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा ns का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा मॉड ऑफ n1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ n2 का स्क्वायर प्लस 2n1 n2 cos थीटा। अब ये यूनिट वेक्टर है, कह रहा है ये क्या है बाबू, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये भी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1 cos थीटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल टू ns का स्क्वायर। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये भी बात हम ही जान रहे हैं कि बाबू ये भी ns का स्क्वायर है, तो ये भी यूनिट वेक्टर है, तो ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 cos थीटा। अब यहां से जरा देखें, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, 2 cos थीटा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो cos थीटा बराबर हो गया -1/2, cos थीटा बराबर क्या हो गया -1/2, और हमको पता है कि -1/2 cos 180 डिग्री का होता है वैल्यू, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 120 डिग्री। हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था रिजल्टेंट ऑफ 2 यूनिट वेक्टर्स, किसका, लेकिन डिफरेंस का, उन दोनों के डिफरेंस का। अब हमको एक्चुअली निकालना है एन डिफरेंस, यानी एन डिफरेंस बराबर हम लिख सकते हैं एन कैप डिफरेंस बराबर लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं n1 माइनस n2, ये है हमारे पास n डिफरेंस बराबर है n1 माइनस n2। अब इसकी वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा n डिफरेंस बराबर, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर माइनस 2n1 n2 cos 120, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे बड़े आसानी से हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, ये देखो यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ मॉड ले सकते हैं, मॉड ऑफ
मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर n मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर 2, तो ये 1 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 और cos 180, ध्यान देना है cos 120 डिग्री है हमारे पास वैल्यू और cos 120 डिग्री की वैल्यू होगी -1/2 और ये हो जाएगा -1/2, ये खत्म हो जाएगा 1 1 1, ये देखेंगे स्क्वायर है यहाँ पर, तो 1 + 1 प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब यहाँ पे देखें ये है n डिफरेंस की स्क्वायर की वैल्यू हो गई 3, तो ऑब्वियस सी बात है कि n डिफरेंस की वैल्यू होगी √3। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीपीएनटी में 2 बार लगातार पूछा हुआ ये क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कुछ भी नहीं है, ये वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो अभी हमने डिस्कशन किया है। तो उम्मीद है कि ये पार्ट 2 सेक्शन आपको बहुत पसंद आएगा और इसी तरह हम नेक्स्ट पार्ट में रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स और सारे इम्पोर्टेंट्स लेक्चर्स के इससे रिलेटेड जितनी भी केसेस अराइज हो सकते हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे। उसमें स्पेशली हमारे पास जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठाया करते हैं, जिसमें रैन का कॉन्सेप्ट है, अम्ब्रेला का कॉन्सेप्ट है, तो ये सारे केसेस हम पढ़ेंगे ऐसे ग्रेजुअली। तो आशा करता हूँ ये भी पार्ट आपको बेहद पसंद आएगा और ऐसे ही सपोर्ट करेंगे आप। और अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और कोई भी डाउट्स हो आपको इसमें, अभी भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिस्कशन जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।